Welcome to Yogiram Podcast. Today we have the privilege of hosting Dr. Partha Goswami, एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति जो कई क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं. Dr. Goswami is not only a renowned author and business motivator but also a leading crypto influencer. इन्होंने महाकाल क्रिप्टो करेंसी की स्थापना की है. As a business motivator, Dr. Goswami's insight and strategies have inspired countless entrepreneurs to achieve their dreams. उनकी लेखनीय विशेष रूप से सकारात्मक प्रेरणा पर केंद्रित है जो पाठकों को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान करती है. In addition to his contribution to the business world, Dr. Partha Goswami is also a pioneer in new era journalism, bringing fresh perspective and innovative ideas to the forefront. Join us as we dwell into his journey and explore the dynamic world of business, motivation, and cryptocurrency with Dr. Partha Goswami. Very warm welcome, sir. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. I'm feeling proud कि आप आए हैं मेरे पॉडकास्ट लेने के लिए और मैं ये बोलना भी चाहता हूँ सारे दर्शकों को, सारे दुनिया को कि हमारा जानने कैसे है और ये सारे चीज कोई भी कर सकते हैं जो हमने किया. इस सिलसिले में हम बातें करेंगे. नमस्कार सर. Sir, moving to the first question, please share your journey as an entrepreneur and author. आपकी जो यात्रा है as an entrepreneur and author. एक्चुअली देखिए, ये तो मेरा बचपन से सपना नहीं था कि एंटरप्रेन्योर बनूं, लेकिन एक ख्वाहिश ऐसा था कि कुछ ऐसा बनना है जहां से खुद को तो कमाना है ही और हमारे सिवा कुछ और लोग मतलब कुछ कर सके, ऐसा कुछ करना है. तो हम जैसे कि एक सीधा साधा मतलब सिंपल घर से बिलोंग करता हूँ. तो जैसे कि नॉर्मल लोगों ने जैसे पढ़ाशुना करता है, जैसे जो भी जैसे चलता है वैसे ही हमारा भी चला. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हट के कुछ हो गया. तो उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो बहुत सारा काम भी मैंने जैसे बिजनेस किया, कुछ दिन जॉब भी किया, ऐसे चलता रहा. लेकिन मेरे को वो खास अट्रैक्ट किया जर्नलिज्म. क्यों जर्नलिज्म में अट्रैक्ट मेरे को किया? इसीलिए कि हम एक मतलब सिंपल सी, तब हम यंग थे, करीबन 20-22 साल का, तब मैंने देखा कि हम ट्रेन में सफर कर रहे थे कहीं तो ये तो एक जर्नलिस्ट आया था नेशनल चैनल का सबका. तो कुछ एक हादसा हुआ था कहीं पे. तो वो दोनों आया तो पूरा ट्रेन का जितना भी मतलब पैसेंजर से और टीटी वगैरह, जीआरपी वगैरह सब आके उन लोगों को मतलब हाँ, आइए आइए आइए, इधर आइए उधर आइए, मतलब ऐसा उनको टिकट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. हमको बोला तो अच्छा लाइफ है. सब ने हमको सर बोलेगा तो सब हमको जर्नलिस्ट बनना है. तो ये मेरा फास्ट अट्रैक्ट था एज वेरी यंगर एज. तो उसके बाद मैंने जर्नलिज्म में ज्वाइन भी किया, काम करने शुरू किया. तो उसके बाद हमको ऐसा लगा कि बात जर्नलिज्म का ऐसा नहीं होता. इसके लिए जो सबसे बड़ा चीज ये है कि नॉलेज. और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर होने के लिए भी सबसे बड़ा जो चीज जरूरी है वो है नॉलेज. नॉट ओनली एजुकेशन, जरूरी है नॉलेज. तो नॉलेज गैदर करने के लिए मैं, तो मेरा एजुकेशन सिंपल था, नॉर्मल बीकॉम था. तो एजुकेशन से तो मैं ज्यादा नॉलेज नहीं गैदर कर सकता. तो मैंने काफी पढ़ना शुरू किया. तो जब पढ़ते थे या छोटा मोटा बिजनेस करते थे तब जितना तब तब का जो मोटिवेटर था, जैसे शिव खेरा जी, जब जो भी था तो वो हमको अट्रैक्ट करते थे, उसका हम पढ़ते थे काफी. और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी इस दौर पे कि मैं मतलब स्पिरिचुअल हूँ काफी. और मैं मतलब शिव जी का पूजा करता हूँ रोज रोज का. ये मेरा मतलब पर्सनल ये है. तो वो हम जब शिव खेरा जी का मोटिवेशन का काफी बुक पढ़ रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ, तब मेरे को वो लिखने के लिए मतलब इंसिस्ट कर रहा कि कुछ हम भी लिखे. तो वो करते करते मैंने लिखना शुरू किया. तो जर्नलिज्म चल रहा था, लिखना चल रहा था. ऐसे करते करते कब मैंने मतलब कुछ कर बैठा वो हमको मालूम नहीं पड़ा. आज जब आप लोगों ने मेरे को बुलाया था तब हमको मालूम पड़ा कि कुछ किया है सर. बात ये है सिंपल. Sir, moving to the next question, how important is you a positive mindset in a business? देखिए बात एक्चुअली बिजनेस जो भी करना है, जिसको भी करना है, तो नॉट ओनली इन बिजनेस, लाइफ में कुछ भी जब करना है तो पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है. और कोई भी पीपल अब पॉजिटिव नहीं रह सकते. कब नहीं रह सकते? जब उसका नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज जब रहता है किसी का. हम हमको ऐसा लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कहीं किसी फील्ड में लोग मतलब डिमोटिवेटेड हो जाता है, पॉजिटिवनेस उसका हट जाता है पूरा. तो इसीलिए जो फील्ड में कोई रहता है, जैसे कोई हमको बिजनेस करना है, तो जो बिजनेस हमको करना है उस बिजनेस की नॉलेज गैदर करना सबसे जरूरी होता है. तो उसका अगर नॉलेज अब हमारे पास है कि हाँ हम ये बिजनेस तो हम जानते हैं, इसका ये
माइनस पॉइंट है, ये इधर स्लो चलेगा कि इधर फास्ट चलेगा, इधर मूव हो सकता है, इधर ये हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आ सकता जहां पे हम पॉजिटिव एटीट्यूड को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अभी ये सिचुएशन में सपोज सोचिए कि हम चीनी का बिजनेस करते हैं कोई, तो चीनी का जो बिजनेस करता है तो चीनी का एक ऑक्सीजन होता है, डाल सीजन होता है। तो उसको तो ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सीजन में हमको तो बिजनेस नहीं आएगा ज्यादा, तो अभी उसमें से डीमोटिवेटेड या पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी छोड़ना तो बात नहीं होता। तो उसमें से उसको टिका रहना है मार्केट कि हाँ भी ये सटीक टाइम नहीं है, ठीक प्रॉपर टाइम नहीं है इसका। तो इट विल टेक टाइम। अब कोई भी चीज एक दिन में तो नहीं है, तो एक रात में नहीं होता। कोई भी बिजनेस अगर जो भी करना है हमको, ये होगा जितना भी बदस है हमको बोलना ये है कि जो भी कोई भी जो बिजनेस नया शुरू किया है, नया एंटरप्रेन्योरशिप किया है, कुछ भी किया है, अभी देखो अभी पूरे इंडिया में कुछ कुछ मतलब चाय की दुकान भी अभी बैन होने वाला है, बैन हो गया काफी। मतलब बिजनेस कोई भी हो, उसको करने का जो तरीका है उसको अगर कोई अपना है, उसका कोई नया तरीका अगर ढूंढ पाता है कोई, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उस बिजनेस में, तो कुछ हो सकता है लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि शॉर्टकट में हमको एक महीने में कुछ करना है, अगर नहीं होगा तो हमको डिमोटिवेट होना है, तब तो कुछ नहीं होने वाला। इट विल टेक टाइम फॉर एवरीथिंग। Right, right. Sir, moving to the next question about challenges. So, what challenges you have faced in your career and how you have overcome that? देखिए सच में कहता है तो सच ये है कि हम चैलेंजेस मतलब इतना चैलेंजेस का हम मुकाबला किए हैं, और अभी भी मतलब हर एक सेकंड में, हर एक दिन में, क्योंकि अब जैसे क्रिप्टो करेंसी का हम जो अब बिजनेस करते हैं, कि आप जानते होंगे कि पिछले एक साल में बहुत सारा मतलब साइक्लोन हो गया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। हर रोज होता है, मतलब इतना भी, और लोगों का डर है, कुछ भी है, मतलब हर दिन। और जैसे कि मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करते हुए जब आपको उठना है कहीं पे, तो चैलेंजेस का मुकाबला तो करना ही है। क्योंकि हम जब कोई सेमिनार में जाते थे, कि आसपास जितना भी जो सेमिनार में जाते थे उसका जो ड्रेस ड्रेस था, तो हमारे पास तो ऐसा नहीं था, क्योंकि उतना अर्निंग हमारा घर का नहीं था, तो वैसे नहीं था। वो सब गाड़ी में आते थे तो हम बस में जाते थे। तो चैलेंजेस तो हर रोज आते हैं, और चैलेंजेस को हम अगर मेरे बात बोलो कि चैलेंजेस को हम कैसे संभलते हैं, तो चैलेंजेस को एक्चुअली हम नहीं संभलते सर। चैलेंजेस मेरा चैलेंजेस को मेरा महाकाल संभलता है, ये मेरा विश्वास है। तो उसके ऊपर छोड़ के हमको मेरा काम है सिर्फ काम करना, बाकी हम उसके ऊपर छोड़ दिया कि रात में उसको प्रणाम करके मैं जब सोता हूँ कि कल का दिन शुभ हो नहीं हो, जो भी आपके हाथ में है वो डाल दो। मेरा काम है सारे दिन मैं काम करूंगा, Right. यही है। Sir, moving to the same context, what advice you can give, a tip you can give for entrepreneurs जो business या जो entrepreneurship start करना चाहते हैं? देखिए जो स्टार्ट करना चाहता है या जो जो लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, उन लोगों को मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो लोग अभी 3 साल या 5 साल से कर रहे हैं उनको तो बोलने का इतना नहीं है मेरे पास। तो जो स्टार्ट करने जा रहा है या यंगर वाला, अभी देखो टीवी में बहुत शो आता है कि कैसे करना है, कुछ इंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है, बहुत सारा लोग सिखाते भी है, बहुत सारा। अब इंडिया में अगर हम देखेंगे तो अभी पिछले 5 साल में बहुत सारा इंटरप्रेन्योर आ भी गया। सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है नया एंटरप्रेन्योर का। तो जब सक्सेस रेशियो किसी बात का ज्यादा हो जाएगा, तब चैलेंजेस भी ज्यादा आएगा, कॉम्पिटिशन भी ज्यादा आएगा। Right, अभी देखो right. एमबीए चाय वाला जैसे आ गया था, उसके पास बीकॉम चाय वाला आ गया, बीए चाय वाला आ गया, बहुत सारा आ गया। लेकिन सबको तो हिट होने का, अगर एक ही लाइन में सब हटेगा तो वो हिट नहीं होगा। अगर किसी के पास नया तरीका ढूंढना है उसको, और नए तरीके को एग्जीक्यूट कैसे करना है, और अभी तो जमाना है सोशल मीडिया का, तो उसको Hmm. कैसे कोई अभी देखे है हमने एंटरप्रेन्योरशिप और कुछ भी करने का मतलब एक बहुत बड़ा हथियार हो गया, बन गया वो सोशल मीडिया। उसको कैसे हैंडल करना है, ये जिसके पास जितना ज्यादा मतलब इसका मार्केटिंग या प्रमोशन जिसके पास जितना ज्यादा उसके ताकत है, तो वो जल्दी उसका आ जाएगा। तो Right. इसको सीखना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल Sir, moving to the digital age, moving to the social media, how has journalism evolved in the digital age? पत्रकारिता डिजिटल एज में कैसे इवॉल्व हुई, इसके बारे में सर प्लीज। हाँ, ये एक मजेदार किस्सा है। मतलब हम जब शुरू किए थे जर्नलिज्म, तब ये डिजिटल एज नहीं था, तब हमारा वो एनालॉग पूरा ये था। तो उसमें क्या होता है, हमको वो बड़ा बड़ा माइक फाइक लेके ये सब लेके वो खबर करना था, और उसको कैसेट लेके फिर हाउस में देना होता था। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको दिखाता था। अभी अगर कोई कहीं पे भूमिकंप होता है, तो उसका खबर जब मिलता था तो तब 100 लोग ऑलरेडी मर गए। तो अभी क्या जमाना आ गया कि भूमिकंप जब हो रहा है उसके एक सेकंड में खबर
मतलब पूरे वर्ल्ड को मतलब आ गया। मतलब बहुत ही फास्ट हो गया। जर्नलिज्म भी वही तरह फास्ट हो गया, क्योंकि एक समय ऐसा होता जब डिजिटल एज नहीं था, तब क्या होता कि बहुत समय रहता था जर्नलिस्ट के पास कि हाँ धीरे धीरे खबर होता रहेगा, एक दिन में 4 खबरें 5 खबर आता रहता था। अभी Right. एक एक चैनल में देखता है कि 10 10 मिनट में 100 खबर दिखाता है, 100 हेडलाइन का। हाँ। Right. हाँ, तो ये वाला मतलब बहुत ऐसा फास्ट हो गया, जानने भी फास्ट हो गया। और ये एक तरीका है कि जर्नलिज्म मतलब पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। अभी ऐसा भी है, एक समय ऐसा था कि जर्नलिस्ट होने के लिए बहुत सारा एजुकेशन का जरूरत। अभी अगर किसी के पास सोशल मीडिया का फॉलोअर्स है तो जर्नलिस्ट बन सकता है, मतलब हाँ, ऐसा भी हो गया। तो बात ये है। राइट 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 सर, इसी में थोड़ा सा एक डेप्थ का क्वेश्चन पूछूंगा मैं। सो व्हाट आर द की स्किल नाउ रिक्वायर्ड फॉर टुडेज जर्नलिज्म, या एक जर्नलिस्ट को, एक जो नया कैरियर चालू कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, सो व्हाट की स्किल शुड ही और शी हैव? तो अभी एक जर्नलिस्ट बनने के लिए जो सबसे बड़ा चीज होना चाहिए, जो तब भी था आज भी है बाद में भी रहेगा, वो है एक, जिसको हम बोलते हैं ना दम। मतलब किसी को कोई क्वेश्चन पूछेंगे हम, तो उसके आंखों से आंख मिलाकर क्वेश्चन पूछने का एक पावर होना चाहिए अंतर में। ये सबसे बड़ा हमको लगता है क्वालिटी है। नॉलेज तो हर एक सेक्टर में चाहिए, नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये नॉलेज तो जरूरी है। और ये हाँ, हमारा सामने कौन बैठा है ये मत सोचना चाहिए, जो भी बैठा है उसको क्वेश्चन हमको करना है, ये सोचना चाहिए। ये दोनों चीज तो हर टाइम था। अभी उसके साथ जो जुड़ गया सोशल मीडिया होने के कारण, हमको बहुत फास्ट होना है। और कुछ ही खबर ऐसा नहीं फैलना है जिसको मार्केट में मतलब ये मतलब भुआ खबर जिसको बोलते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया के कारण कोई भी आदमी फोटो खींच के वो डाल देता है सोशल मीडिया में। तो खबर करने के समय पहले ऐसा नहीं होता था। ये बहुत राइट राइट अर्जेंट चीज है। सर, मूविंग टू द टेक्निकल क्वेश्चन about journalism or journalists, what challenges do journalists face in maintaining credibility? तो ये वाला चैलेंजेस बहुत आता है कि आपको अगर सच का सामना अगर कोई कर सकता है तो उसको चैलेंजेस बहुत आता है। Sir, moving toward the next question and most important in context of ethics, please share your thoughts on responsibility of a journalist in shaping public opinion. एग्जैक्टली ये ना बहुत एक भारी क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि ये देखिए, जो जनरल पब्लिक जो है उसके पास खबर कहाँ से आता है? वो कोई भी चीज जानता है तो कहाँ से जानता है? वो सोशल मीडिया हो, चाहे के प्रिंट मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, वो थ्रू जर्नलिस्ट वो एक न्यूज पब्लिक के पास आता है। तो ये एज अ जर्नलिस्ट हमको लगता है कि इसमें हर एक जर्नलिस्ट को इतना मतलब थोड़ा बहुत तो सीरियस होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हाँ, हम एक खबर कर रहा है, वो खबर हमारे थ्रू पूरे पब्लिक देखेगा। Hmm. तो उस खबर का करने का ऐसा भी होता है ना, बहुत सारा हमने देखा है, ऐसा भी होता है कि एक खबर सच है, लेकिन वो पेश करने के तरीका जो होता है Right. उसमें ना जो पढ़ता है उसके उसके दिमाग में ना दूसरा मतलब एक एंगल आ जाता है। उसमें होता है बहुत सारा, हो सकता है कि चैनल का भी ऐसा डिमांड हो कि उसके टीआरपी बढ़ता है, ये मार्केटिंग पॉलिसी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो, हाँ ये होता है, हम देखे है बहुत। खबर करने का तरीका हर एक जर्नलिस्ट का ये होना चाहिए कि हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहना होता है, क्योंकि हमारे थ्रू खबर आता है मार्केट में। तो उसमें अगर कोई मतलब इधर उधर होता है तो उसमें समझ में असर पड़ता है उसका। इसीलिए हम हमको ये रिक्वेस्ट है सब जर्नलिस्ट, क्योंकि आप सब सभी भाई, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिल और भी ज्यादा होना चाहिए, और भी ज्यादा। कोई भी चाप या कोई भी प्रेशर में आके नहीं, जो खबर है वो देने के बाद क्या असर पड़ता है दुनिया में, उसको समझ के उसको खबर करना करना है। Right, right, right. ये मेरा ख्याल से लगता है। Right, right. Very true, very true. Sir, moving back to your personal journey, how has your role in journalism influenced your work as a business motivator? हाँ, बात ये है ना, एक, आपने कभी वो ऐसा कोई प्रोग्राम में मैंने जैसे कि सपोज कोई एक बड़ा हीरो, बॉलीवुड का एक बड़ा हीरो कोई के प्रोग्राम में आया है, तो वो स्टेज के ऊपर कुछ भी कर रहा है, गाना गा रहा है या डांस कर रहा है या बातचीत कर रहा है, जोक्स कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो बाहर बैठे सब लोग देख रहे हैं उसको और तालियां बजा रहे हैं। तो हम जो मिडिल में अटके हुए हैं, मतलब बीच का, मतलब हम तालियां भी नहीं बजा सकते और हम स्टेज में भी नहीं उठ सकते। मतलब हमारा काम सिर्फ ये है तो वो जो भी बोल रहा है उसको रिकॉर्ड करना, और पीछे जो वाला है देख रहा है वो सब आनंद बहुत खुश है, ताली बजा रहा है, हमको कुछ भी नहीं मतलब हो सकते हैं हम। तो ये भी इसका,
तो एक हम प्रोग्राम हम किए थे जहाँ पे एक कुछ कोई एक बिजनेसमैन आया था, उसका एक इंटरव्यू चल रहा था। तो वो जब हम कर रहे थे तब सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट गए थे, हम भी गए थे। हम थोड़ा सा नया था, मतलब 4-5 साल हुआ था, तो गए थे। तो उसमें जो बिजनेसमैन बोल रहा था, ऐसा ऐसा नहीं कुछ बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं है, मतलब एक छोटा मोटा मतलब बिजनेसमैन है, मिडिल मिडिल वाला। तो हम लोग सब इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, तो वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि मतलब जो हम कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो हमारा ड्यूटी है, मतलब वही करने के लिए हमको पैदा किया गया है। ऐसे वो कर रहा था। तो हमको लगा कि हमने तो बिजनेस किए हैं, जब कॉलेज छुड़ा है उसके बगल उसके समय से हम बिजनेस किए हैं, शिक्षक का क्लास किया है, तो व्हाई नॉट मी, मतलब हमने ना, मेरे को वो स्टेज के ऊपर देखना शुरू किया, व्हाई नॉट मी ऑन द स्टेज। तो हम जर्नलिस्ट है, तो हम जर्नलिस्ट को भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि, मतलब ये थोड़ा मोटिवेशन नहीं है, मतलब ये मेरे को एक बुरा लगा था कि जर्नलिस्ट ने ऐसे बात किया था कुछ, और ये मेरे को अच्छा लगता था कि हाँ, स्टेज के बाहर से हम कैमरा लेके नहीं, स्टेज के ऊपर बैठेंगे कि मेरे ऊपर कैमरा है, ऐसा कुछ करना। तो ये वाला था, ज्यादा भारी कुछ नहीं था। और उससे हम स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद भारी हो गया, और इतना भारी हो गया अब टाइम नहीं मिलता है, पैसा नहीं आता लेकिन टाइम नहीं मिलता। Great, great, great. Sir, moving toward more motivation and writing, what inspire you to write about a positive motivation? स्वामी विवेकानंद। Great, great, great. क्योंकि मैं आपको बोला था ना, मैं छोटा सा ही मैं स्पिरिचुअल हूँ थोड़ा। मेरा मतलब मेरा घर भी ऐसा ही था, ऐसे मेरा जब छोटा था तब से मैं देख रहा था, ऐसा फैमिली बिलोंग करता हूँ मैं, तो तब से ही था। तो तब से मैं स्वामी जी को पढ़ता था, स्वामी जी का बुक पढ़ता था। और मेरे को तो ऐसा लगता है सर कि जितने भी हम मोटिवेटर देखे हैं, जितने भी हम मोटिवेशन का स्पीच हमने सुने हैं, हम पढ़े हैं, जितने भी बुक, हमको तो नंबर 1 में गीता लगता है और नंबर 2 में स्वामी जी लगता है। इसके ऊपर कोई मोटिवेटर हो ही नहीं सकता, ऐसे हमको लगता है। तो वही मेरा मतलब गुरु है, मोटिवेशनल गुरु अगर बोलना है तो मेरा स्वामी जी है। क्योंकि तब से मैंने ये जाना है कि हाँ, मोटिवेशन या पॉजिटिविटी का असल मंत्र मतलब स्पिरिचुअलिटी में छुपा हुआ है। तो ये मेरे को तब से मेरा वो खोज था कि कहाँ से है। Sir, going to the next question, how do you think your book can impact readers' life? सर आपके जो जो बुक्स हैं सर उसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज बताइएगा। हाँ, देखिए बुक्स तो एक्चुअली जब मैं फर्स्ट बुक रिलीज हुआ था, जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, वो छोटा मोटा एक पोएट्री का, तो ऐसा थोड़ा बहुत मेरा तो लोकल में कुछ आया है। लेकिन जो इंटरनेशनली मेरे को, जिस बुक के लिए मेरे को एक्चुअली डॉक्टरेट मिला है ऑनरली, तो वो मेरा अभी फिलहाल जो दो बुक मार्केट में अभी चल रहा है इंटरनेशनली, वो फर्स्ट हमने लिखा था यस आई एम आई कैन, जो पॉजिटिव मोटिवेशन का एक बुक है। और जो मैं लिखने के समय ही वो स्वामी जी को हमने सोच रहा था, और पूरा स्पिरिचुअलिटी कैसे हम लोगों को मतलब पॉजिटिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है, उसका एक थीसिस हमने वो लिखा है बुक में। और दूसरा जो लिखा है वो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप एक जानने के ऊपर लिखा है। उस बुक का नाम है क्रिप्टोक्सिक, जो बेसिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी को लेके हमने लिखा है, जो हमारा बहुत बाद में वो लिखा है, वो हमारा जब इंटरप्रेन्योरशिप चालू हो गया उसके ऊपर मैंने लिखा है। Great, great. Sir, moving toward the trending topic, crypto. So, what inspire you to या become a crypto expert? मेरे को ना ये दो लोग मेरा मतलब इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली हम्म, क्रिप्टो, एंटरप्रेन्योरशिप भी। एक तो है जो जिसको हमको एंटरप्रेन्योरशिप में हमारा गुरु मानता है, मुलाकात तो अभी तक नहीं हुआ, कभी होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, मिस्टर इलॉन मस्क। तो मैं उसको गुरु मानता हूँ सिर्फ इसीलिए, वो जो भी सोचता है कुछ हट के कुछ ऐसा सोचता है जो अभी एज आया ही नहीं, मतलब जिसको लेके अभी चर्चा होगा 5 साल बाद, उसको लेके वो सोच रखा 5 साल पहले, 10 साल पहले। मतलब ये जो पीछे वाला आगे वाला जो सोच है, ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता हूँ। तो इसलिए मैंने उनको मतलब मन ही मन में उसको इंटरप्रेन्योरशिप का गुरु मानता है। जो मेरा मुलाकात भी हुआ है उससे, ऐसा नहीं है, तो वो ही मेरा एक्चुअली इन्फ्लुएंसर है ये मार्केट में आने के लिए, वो संदीप नेलवाल, जो जो क्वालिटी वो भी मिडिल क्लास का मतलब बिलोंग करता था। और आज वो इंडिया का नाम मतलब फर्स्ट बिलियनियर इन क्रिप्टो करेंसी ओनली इन 3 years। तो वो मेरा मोटिवेटर मैं नहीं कहूंगा, मेरा इन्फ्लुएंसर, कि हाँ कर सकते हैं, एक मिडिल क्लास लड़का भी चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है। great, great, great. तो ये दोनों। Sir, moving to the next question, can you explain the importance of blockchain technology in today's world? ब्लॉकचेन एक ऐसा रिवोल्यूशन है कि यहाँ पे आपका पर्सनल चीज आपका पर्सनल ही रहेगा, इसको किसी का हक नहीं कि आपका पर्सनल चीज को देख सके, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है कि आपका पर्सनल चीज देख सके। क्योंकि एक
जो ट्रांजेक्शन बनता है, एक ट्रांजेक्शन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रांजेक्शन बनता है, एक ट्रांजेक्शन में 70-80 ब्लॉक रहता है एक ट्रांजेक्शन में, और भी ज्यादा रहते हैं, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन में तो 1000 के ज्यादा ब्लॉक रहते हैं। तो ये जो ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक एक एक जगह से आ चुका है, एक एक लोग एक एक ब्लॉक का फाउंडर है, तो इन लोगों को मिलके वो ब्लॉक को तोड़ना ये नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। सर तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई वे में सर आप बता सकते हैं, जैसे जो मेरा पर्सनल भी एक डाउट है कि इंफॉर्मेशन आपने जैसे बोला कि ये तो ब्लॉक्स जो हैं वो ओपन सोर्स है, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। सो क्या मेरी इंफॉर्मेशन सबको पास नहीं जा रही है अब? अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम चल रहा है वो है सेंट्रलाइज सिस्टम बोलता है उसको। हम्म। तो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ भी हो, नीचे वाला जो भी हुआ है, ऊपर में एक आप मालिक का हो, आप आधिकारिक का हो, जो भी है, ऊपर में एक अल्टीमेट बैठा होता है कोई कोई ना कोई आदमी। जैसे कि कोई सपोज सोचो कि आपके घर में कुछ चोरी हो गया, कुछ कुछ भी हो गया, कुछ वहां पे आपको लोकल थाने में जाना। तो वहां पे भी एक मतलब आधिकारिक का टीम होता है, जो लोग मतलब वो पूरा उसके अंडर में है। आप सिर्फ वो एफआईआर दर्ज करके चले जाओ, उससे उसमें पर्सनल डिटेल डालो। तो उसके बाद एक आधिकारिक के पास कुछ भी अब सिस्टम में यही होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में। और ब्लॉकचेन का क्या है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, किसी का भी कोई सिंगल आधिकारिक नहीं होता है। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हम खुद एक बनाया है, हम फाउंडर है, लेकिन हम उसका मालिक नहीं है। मतलब कोई ओनर या कोई अल्टीमेट बोलने वाला कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप सोचो, अगर ऐसा दिन आता है कि हम उबेर चल रहा है, एक उबेर में हम जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो उसमें उनको पैसा देना है, तो हमने क्रिप्टो करेंसी में दे दिया। अभी कितना देना है और कितने दूर तक जाना है, क्योंकि जो चला रहा है, जिसका गाड़ी है, वो भी उबेर का मालिक है, और जो पीछे बस से चल रहा है ना, वो भी मालिक है। मतलब सेम जिम्मेदारी है सबके ऊपर, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। हमने सिर्फ गाड़ी बुक किया, क्रिप्टो करेंसी देखे, वो गाड़ी आ गया और हम चल रहे हैं, तो उस गाड़ी में हमारा भी मतलब क्या है, मतलब सब कुछ डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बन रहा है। तो इसके लिए उस पे कहीं पे आपको, अगर आप यूज कर किए हैं कभी, या कोई भी जब करता है डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट होता है, जैसे कि मेटामास्क, स्टार्ट, बहुत ऐसा आ गया, बहुत सारा वॉलेट है। जो भी वॉलेट आप यूज करेंगे, कोई भी वॉलेट में आपको मैं आपका पर्सनल डिटेल्स नहीं, क्योंकि उसमें जरूरी नहीं होता है पर्सनल डिटेल्स का। इसमें क्या होता है, एक सिंप्लीफाइड सिस्टम होता है, उसमें उसके ऊपर ब्लॉक पहचानता है कि हाँ ये आपका है। कोई पर्सनल डिटेल्स लगता ही नहीं कि कुछ चोरी हो गया उसका। और एक बार जब आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आप घुस जाओगे, उसमें अगर आपका पैसा रहे, जो भी रहे, तो इसको हम बोलते हैं कि OF3 टेक्नोलॉजी। जैसे OF2 चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं OF3 टेक्नोलॉजी, जो जहाँ पे किसी का पर्सनल चीजों को जरूरत नहीं है। और जिस चीज में कोई कुछ कुछ फाउंड करता है, कोई 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 चीज कोई उसको बनाता है, लेकिन बनाने के बाद उसको ब्लॉक में छोड़ देता है, अभी उसका मालिक सब है। आप जैसे कि बिटकॉइन सोचो कि जो भी है, पॉलीगन के फाउंडर है संदीप नेलवाल, लेकिन आपके पास अगर एक पॉलीगन भी है, हमारे पास अगर एक पॉलीगन भी है, तो हम भी उसका बराबर जिम्मेदार है, एक पॉलीगन का मालिक है। हाँ, तो वो मेरा भी है, उसका भी है, मतलब सबका है। मार्केट में संदीप नेलवाल के पास जितना भी पॉलीगन है, उसका मार्केट का प्राइस जो है उसको वो ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा वो मालिक। लेकिन नॉर्मल सेंट्रलाइज में क्या होता है, मालिक लोगों को उसको तैयार करना है, इसका एमआरपी क्या होगा, इसको क्या होगा, मतलब हर हर कुछ का एक मालिक होता है, वो वाला ब्लॉकचेन में नहीं होता है। दैट इज ग्रेट थिंग। तो सर आपका जो आपने जो इन्वेंट किया है, सो आपके महाकाल क्रिप्टो करेंसी, सर इसके बारे में सर बताइए सर। हाँ, इसके बारे में एक्चुअली बताना क्या है, इसको हमने जब शुरू किया ये रिसर्च, तो जब जो बात किया था पॉलीगन के साथ, एक मीटिंग था जो किया था उसमें, तो उसके बाद हमको सोचा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, मतलब हो सकता है, कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ किया, इंडिया में बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर है, बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी आया है। तो हम बाद में बता रहे हैं उसको कि प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बनाना बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर कंपनी भी आ गया है इंडिया में, जो लोग क्रिप्टो करेंसी किसी के लिए, किसी के बिहाफ को बना के देता है। हम्म। तो बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल ये है कि इसको रोड मैप पे एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना, उसको वो जगह तक ले जाना जहाँ पे उसका मंजिल है। तो ओके। इसीलिए मैंने जब सोचा कि हाँ हम करेंगे इसको, तो उसके लिए हमारा इंडिया का कंपनी है, तो इंडिया का कंपनी का जितना भी जो भी लाइसेंस, जो भी वगैरह रजिस्ट्रेशन जो भी लगता है, वो मैंने पहले किया। उसके बाद जब सोचा, तो नाम मैंने सोचा कि मेरे पास तो इतना इंक्रीज करने का इतना तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी जैसे कि ग्लोबल मार्केट, तो इसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब इसके पीछे इन्वेस्टमेंट है, तो उतना तो हमारे पास है नहीं।
तो हम कैसे करेंगे? तब जाके मेरा तो महाकाल मेरा बाबा है, तो मेरे बाबा का नाम याद आया। तो मैंने बोला कि मैं आपको नहीं चलाएंगे, आपको मेरे को ले जाना है आपके मंजिल तक। तो इसीलिए मैं नाम रख दिया कि महाकाल। तो वो मेरे को ले जा रहा है, मतलब मैं उसको नहीं ले जा रहा हूँ। तो मैं ये देखा कि उसमें हम उसका कुछ सारे यूजेस हम सोचे हैं, वो हम धीरे धीरे मतलब इतना हम जल्दबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि जल्दबाजी का काम तो है ही नहीं, ये तो जिंदगी भर चलेगा पूरा। तो बहुत सारा ये मेरा मतलब जानने स्टार्ट हुआ था, ऐसे मैंने बनाने के लिए सोचा था पहले। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ। करेंसी जैसे अभी है, सो हाउ हाउ दैट द रेट इज, कैसे क्या होता है ये, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, आपकी बुक के बारे में बताइए, क्रिप्टो एसेट्स जो है। हाँ, देखिए मेरा बुक जो है क्रिप्टोक्सिक, क्रिप्टोक्सिक में मेरे को ऐसा लगा, मैं एक बार वो जब क्रिप्टो करेंसी जब रिसर्च कर रहे थे हम, तब एक हमको डेटा मेरे पास आया, मैंने देख लिया था कि अभी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिप्टो अकाउंट होल्डर, सबसे ज्यादा क्रिप्टो अकाउंट होल्डर कोई ना कोई एक्सचेंज में, कोई ना कोई वॉलेट में यूजर, मतलब इंडिया में। ओके। और हम तो सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है वर्ल्ड पर। तो लेकिन मुश्किल क्या होता है, फिर भी मुश्किल क्या होता है कि तो लेके अवेयरनेस का थोड़ा लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज है पूरे इंडिया भर में। हम ये देखे हैं क्योंकि यूजर्स बहुत है, और इस ये एक ना चांसेस होता है स्कैमर लोगों के लिए कि जहां पे आप यूजर हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आप यूज करते हैं। तो ये जो यूजर होता है ना, ये बहुत मतलब भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये लोग का है चांसेस, स्कैमर के लिए ये लोग प्रोस्पेक्ट होता है कि हाँ ये तो यूजर है, इसके पास पैसा भी है, लेकिन इसका लैक ऑफ नॉलेज है, जो भी समझाएंगे वो समझ लेगा। तो उसी के ऊपर आप देखो अभी पिछले 5 साल में ना बहुत सारा स्कैमर, बहुत टाइप का स्कैमर ना क्रिप्टो लेके आ गया मार्केट इंडिया में। तो इसमें क्या होता है, वो लोग को यूजर बनाता है और उसमें उसको फ्रॉड करता है। तो ये करते करते ना क्रिप्टो लेके अवेयरनेस के जगह अभी क्या हो गया, डर आ गया पूरा इंडिया में ना। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ना डरता है क्रिप्टो करेंसी। उसका एक सोच ये है कि हाँ वो जानते हैं बहुत प्रॉफिट हो सकता है, वो ये भी जानते हैं बहुत लॉस हो सकता है, पैसा फ्रॉड हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तो फ्रॉड नहीं करता, अगर फ्रॉड करता है तो कोई पब्लिक करता है। तो जो कौन सा पब्लिक करता है, जो आपका लैक ऑफ नॉलेज को जो हथियार बनाता है उसका स्कैम का। तो इसी के लिए ये बुक मैंने लिखा, बेसिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड बी फैमिलियर विद क्रिप्टो करेंसी। आपको जानना है व्हाट इज व्हाट एक्चुअली। Sir, moving to the next question, how has your work been featured on platforms like Bloomberg TV and Forbes? देखिए ये जो बुक्स है, ये बुक्स के लिए मेरे को फर्स्ट वो ऑनररी डॉक्टरशिप मिला था। तो वो आया था भी, गूगल में भी आया था, टीवी में भी आया था, कुछ चैनल दिखाया था उसको, और अभी भी यूट्यूब में है वो चैनल के वो है। तो उसके बाद कुछ अवार्ड भी मिला है, जो महाकाल के थ्रू जो मिला है मेरे को, एक इंटरनेशनल अवार्ड जो थाईलैंड से दिया गया था। और वो भी टीवी में आया था, उसके वो नेशनल चैनल में आया था कोई। और बाकी एज एन ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर मेरे को वो रविंद्र सिटी पुरस्कार जो अवार्ड है वो मिला है। तो वो, और एक बिजनेस मोटिवेशन क्लास में गए थे, उसमें एज अ बिजनेस लीडर, वो उसका अवार्ड का नाम था बिजनेस गुरु। वो बिजनेस गुरु अवार्ड दिया गया था। वो भी वो महाकाल क्रिप्टो करेंसी का एज अ फाउंडर एक्सिक्यूटिव। तो ये एक्चुअली हम इसके पास में ये बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअली ना सर बड़ा बात नहीं है, मतलब वो कौन सा अवार्ड मिला ये बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा बात यह है कि हम जिस चीज के लिए ये बुक को लिखा है, हम जिस कारण के लिए बुक को लिखा है, उस कारण को कितना ये सही मतलब किस तरह से वो कर रहा है, मतलब कितने लोग वो बुक पढ़ रहे हैं और कितने लोग उस बुक का भाषा को समझ रहे हैं। Taking the next question and talking more depth, सर महाकाल क्रिप्टो करेंसी, महाकाल जो कॉइन है सर, इसके बारे में सर डिटेल में बताइए सर, क्या रेट्स हैं नॉर्मल, जब मैं बोलूं ट्रांजैक्शन के जो है डिफरेंस ऑफ इन रुपीज और महाकाल कॉइन, या इसके फ्यूचर के बारे में सर, इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में सर बताइए। हाँ देखिए, पहला तो ये कि ये कॉइन को हमने इसका टैगलाइन हमने रखा है डिवाइन कॉइन ऑफ इंडिया। तो इसको हम यूटिलिटीज बहुत सारे रखे हैं। अभी फिलहाल हमने काफी डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होता है उसमें हम इसको दिया है। वो उधर जैसे कि हमारा सबसे ज्यादा वहाँ जहाँ पे मिलता है यूनिस्वेप,
यूनिसेफ बोल के एक एक्सचेंज है जो डिसेंट्रलाइज में वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। तो उसमें हमारा महाकाल, तो कोई भी गूगल में जाके अगर महाकाल क्रिप्टो करेंसी लिखता है तो उसमें आ जाता है लिंक। और तो इसको जैसे कि हमने ये मानता हूँ कि ये डिवाइन कॉइन है और मैंने मेरे पापा के नाम से ये महाकाल कॉइन रखा है। तो इसको लेके हम ये इतना ज्यादा मतलब बहुत बलपूर्वक इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। ओके। इसको मतलब हमने पहले भी कहा है कि हमने बाबा को बोला कि ये आप हो तो आप चलो मेरे को लेकर, मैं आपको लेकर जाने का इतना इतना स्पर्धा नहीं है, तो आप चलो और मेरे को रास्ता दिख। तो Okay. वैसे मतलब बहुत ज्यादा हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। जो भी है यहाँ पे कुछ लिखना है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी में जाता है। मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो भी मैं बिजनेस कहूँ कहीं पे, जैसे कि मैं सपोज कोई बिजनेस सेमिनार में जाता हूँ, कुछ भी कोई भी जैसे कोई मेरा बुक खरीदता है, कुछ भी होता है, वहां पे हम महाकाल कॉइन को हम एज अ ट्रांजेक्शन मेथड मैं महाकाल कॉइन से मैं उसको और अभी वो मेरा कुछ जान पहचान वाला जो मेरा क्लाइंट्स लोग है, जो भी थोड़ा थोड़ा बिजनेसमैन है, वो लोग थोड़ा थोड़ा महाकाल कॉइन को रखना शुरू किए। क्योंकि इतना ज्यादा प्रमोशन हम कहीं नहीं किया। और डिवाइन कॉइन जैसे यूनिसेफ में कोई भी अगर वो लिखेगा, गूगल में लिखेगा तो उसको मिल जाएगा। और अभी जो फिलहाल प्राइस है वो इतना ज्यादा भी नहीं है, 2 रुपए के आसपास है प्राइस। मैंने जब लॉन्च किया था, वो लॉन्च किया था 10 पैसे, मैंने मतलब इंडियन करेंसी 10 पैसे में लॉन्च किया था। तो अभी फिलहाल उसका 2 रुपया ऐसा प्राइस। Okay, so anyone can who are willing to invest into this, so वो 2 rupees में एक coin he can avail, right sir? हाँ, अवेलेबल। Okay, okay. इट्स पॉसिबल। And sir, इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा एक मैं आप सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ महाकाल कॉइन? सर आप इसको भविष्य में कैसे देखते हैं? जब मैं इंडिया की जब मैं बात करूं, वर्ल्ड की जब मैं बात करूं, और क्रिप्टो की जब मैं बात करूं, क्रिप्टो करेंसी की जब मैं बात करूं, तो सर ये कौन से क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मैं ना और एक क्वेश्चन मैं खुद बना के मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. तब ये और भी क्लियर हो जाएगा जो लोग सुन रहा है, जो लोग उनको। क्योंकि Right. महाकाल कॉइन का फ्यूचर क्या है वो बाद में हम बता रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है वो पहले ये बता रहे हैं। Right, क्योंकि right, अभी हम कुछ देर पहले जो बोल रहे थे, अभी इंडिया में बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर है, बहुत। आप अगर वो मतलब जन्म कुंडली हम देखेंगे क्रिप्टो का, तो जन्म कुंडली देखेंगे तो करीबन 2-3 हजार 2,500 के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर है इंडिया में, ओहो, ठीक है। ओहो, लेकिन मुश्किल क्या है, आप अगर यूनिसेफ में जाओगे या ऐसा कोई डिसेंट्रलाइज फर्स्ट क्लास जो एक्सचेंज है उसमें जाओगे तो उनको मिलेगा नहीं फिर। मीन सर? अभी जो कह रहे थे जे कि इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास 2-5 लाख है तो कोई सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उनको फार्म को ये देके बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। मुश्किल क्रिप्टो करेंसी का हम ये भी बोलना चाहते हैं, जो भी भाई लोग जो भी है, जो लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आएंगे, कि जो भी लोग ना क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आता है एज अ फाउंडर, मेरा खुद का क्रिप्टो करेंसी चलेगा या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ बिजनेस करेंगे, 99.9% वो ना सिर्फ ग्रीड में आता है। ओके। सिर्फ वो देखता है कि हाँ ये लोग ना एक साल में वो 2.5 करोड़ बना लिया। वो ना सिर्फ फोकस इस पे रहता है। तो क्रिप्टो करेंसी का ऐसा ऐसा मार्केट है, देखो बिटकॉइन लेके जितनी भी चर्चा है ना, सिर्फ एक ही चर्चा सुनोगे आप कि 2014 में इसका 9 रुपया दाम था, अभी इसका 1 करोड़ दाम है। मतलब चर्चा सिर्फ वो दामों के बीच में ही है, लेकिन उसका जो जर्नी है, अगर हमको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आई हैव टू फॉलो द जर्नी। का जो जानना है उसको हमने पढ़ा नहीं, उसको हमने जाना नहीं, उसको हमने समझा नहीं। हमने सिर्फ ये समझा कि हाँ पॉलीगन बोल के आया था कॉइन, वो एक पैसा में स्टार्ट हुआ था, अभी उसका 100 रुपया दाम है। मतलब कितना अमीर बन गया है। तो सिर्फ यही अमीर बनने के चक्कर में ना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करता है, क्रिप्टो करेंसी बिजनेस करता है। ओके। तो मुश्किल ये होता है कि फर्स्ट स्टेज क्रिप्टो करेंसी का स्टेज होता है, जैसे हम लोगों का भी फर्स्ट स्टेज चल रहा है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, जैसे खुद एलन मस्क ने इंटरव्यू में कहा था, कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी लेके पैसा कमाना चाहता है तो उसको बेबी कॉइन बोलते हैं हम, जो अभी जन्म लिया है या प्री बर्थ में है, ऐसे जो भी कॉइन है छोटा मोटा वाला, वो कॉइन को अगर कोई रखेगा ना तो उसको पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जरूर मिलता है। क्योंकि ये आदमी खुजता है, सब पब्लिक खुजता है कि नया कॉइन कौन सा आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत प्रमोट करने से ही आपका एक बहुत ज्यादा कॉइन ना सेल हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कॉइन सेल हो गया मतलब कॉइन का वैल्यू तो बढ़ेगा। कॉइन का वैल्यू बढ़ा मतलब आपके पास बहुत पैसा आ गया। आपके पास तो एक फुटे कर ही नहीं थे जब आप शुरू किया,
तो अब आप आपके पास 10 लाख आ गया, तो आप क्या सोचे, आपके दिमाग में ये आ गया कि वो क्रिप्टो करेंसी दाम तो बढ़ गया, तो अभी तो पब्लिक लेगा और पैसा आएगा, अभी उसको ऐश करना का ग्राफ अभी उतरने वाला है, खत्म होने वाला है। अभी वो जो जर्नी है, फर्स्ट स्टेज में आपका बहुत ज्यादा कॉइन सेल हो गया, 1 करोड़ आ गया, 10 करोड़ आ गया। क्रिप्टो करेंसी करोड़ों का मार्केट नहीं है, क्रिप्टो करेंसी बिलियन का मार्केट है, ट्रिलियन का मार्केट। तो अब अगर उसमें आपका आंख मतलब कंप्लीट हो गया, आपका मन भर गया, उस डन बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, तो आपके लिए ये बिजनेस नहीं। और मैं सभी इंटरप्रेनर को या जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी लेके बिजनेस करना चाहता है, मैं यही रिक्वेस्ट कर सबको करूंगा कि आप लोग सिर्फ ये अमीर बनने के चक्कर में ना आओ, इस फील्ड को समझने का है। ये ब्लॉकचेन जो डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन जो रिवोल्यूशन है, इसको समझना है, इसके जाननी बहुत ही कठिन है, इतना सहज भी नहीं है। एक बहुत पुराना एक कहावत है ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। ये बात बहुत सही है, क्रिप्टो करेंसी नॉट अ बेड ऑफ रोज, कि आप क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दिया, आपका 10 करोड़ मिल गया, बात खत्म, बात खत्म, आपका 10 करोड़ आपको मिल गया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी खत्म, वो नहीं चलेगा। फिर ये जो सेकंड स्टेज आता है, तब तब जो पब्लिक खरीदा है फर्स्ट स्टेज में, तब उनको बेचना है ना, तो उसके प्रॉफिट उठाना है। तो तब आपका जब बेचना करेगा, तो आपका तो भाव गिरेगा ना, तो उस समय आपका नेक्स्ट आपका स्टेप सोचना है, अभी क्या करना है, इसको इसको कैसे ये स्टेज को पार करना है। ये ऐसे 4-5 स्टेज जब आपने पार कर दिया, तब जाके आप एक मतलब वो पॉलीगन हो या जो भी है, ये बन सकता है। तो इसीलिए अभी वो बोल रहा है, आप जो क्वेश्चन किया था महाकाल का फ्यूचर क्या, अभी जैसे इंडिया में बहुत सारे यूजर, बहुत सारे यूजर, लेकिन वो बहुत सारे यूजर का 90% को समझ में ही नहीं आता क्रिप्टो करेंसी क्या है। वो माथे में दे या खाए, क्या करे इसको, इसका कोई पता नहीं है। और उस 90% में 50% या 60% लोग तो डरता है, नाम सुन के ही डरता है। क्रिप्टो करेंसी बहुत सारा चोट हो गया मेरा, एक ही बात बोलता, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बात ये जो चीज है, ये चीज को लेके ही एक्चुअली मेरा रिवोल्यूशन है, मेरा मतलब जाननी है अभी। मेरा महाकाल कॉइन को प्रमोट करने से ज्यादा जरूरी है क्रिप्टो करेंसी का अवेयरनेस को प्रमोट करना। जो लोग डरता, जो लोग को जानकारी ज्यादा नहीं है या भूल गलत जानकारी है, उन लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस देना, उन लोगों को प्रॉपर समझना, क्रिप्टो करेंसी भी फैमिलियर होना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये बन गया ना, अगर वो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोले थे ना, आपको नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी हो, अगर ये नॉलेज हर एक पब्लिक के मन में आता है ना, जी व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, अगर आ गया, कोई भी स्कैमर इंडिया में फिर स्कैम नहीं कर सकते। और जब वो दिन आएगा, तब सिर्फ महाकाल नहीं चलेगा, महाकाल के साथ साथ जो भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी है, सब चलाना चाहते हैं, जिसको जानने करने का मतलब इच्छा है, उसका क्रिप्टो करेंसी तब चलेगा। सर थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग सम इनसाइट्स ऑन क्रिप्टो। जैसा कि आपने बताया कि यस, we need to first get more information, understanding of cryptocurrency, decide कि हम उसके बारे में गलत है या सही है, या क्या क्या स्कैम हो रहे हैं, इनसे बचने के लिए, स्कैम से भी बचने के लिए हमें उसका एक नॉलेज होना चाहिए, ऑथेंटिकेट नॉलेज होना चाहिए, जिसके हम उसके बारे में जाने कि क्या क्या इसमें आगे प्रॉब्लम्स आ सकती है, या ये बोलें कि कैसे इसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये डिटेल्स होती है। सो सर, जैसा आपने अभी बहुत सारे इनसाइट्स बताए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और आपने आपकी जो पर्सनल लाइफ एज ए जर्नलिस्ट भी आपने बताया, तो सर रियली थैंक्स फॉर दैट, एंड सर वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। जय श्री महाकाल।